हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे एक मैक्रो कैसे एडिट किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक मैक्रो बनाया था जो हमारा इस तरह का एक टेबल जनरेट करता है। तो उस मैक्रो के लिए हमने शॉर्टकट की कंट्रोल+R रखा था। तो मैं आपको एक बार पहले चला के दिखाता हूँ। तो मैंने कंट्रोल+R प्रेस किया और यहाँ पर ये इन सेल्स में ये सेम टू सेम टेबल जो है हमारा ये बनाकर दिखाया जा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि ये मैक्रो जो है हमने बनाया है, इस मैक्रो को एक्सेल जो है वो कोडिंग के रूप में किस तरह से सेव कर रहा होता है और उसको हम किस तरह से मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि भाई व्यू मेनू में जाकर मैक्रोज पे जाना होगा और व्यू मैक्रोज पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ मैक्रोज के जो मैक्रो में यहाँ पे लिस्ट दी जाएगी जो हमारे पास मैक्रोज अवेलेबल होंगे इस एक्सेल की शीट में। तो हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ हमारे पास मैक्रो 1 हमारा एक मैक्रो है और यहाँ से हम इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम एडिट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास VBE एडिटर मतलब विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एडिटर जो है वो हमारा खुल के सामने आ जाता है और उसमें हमारे पास जो इस मैक्रो के लिए एक्सेल के द्वारा कोडिंग रिकॉर्ड की गई है वो हमें दिखा दी जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई जैसे हमने VBA में अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और वहाँ पे हमने VBA के प्रोग्राम्स बनाए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सब बन गया है और उस सब का नाम जो सब प्रोसीजर हमारा बन गया उसका नाम है मैक्रो 1। और उसके बीच में जो हमने जैसे कमांड्स वगैरह देखी थी वहाँ पे उस तरह की कमांड्स यहाँ पर सेव होके आ गई हैं। और अब यहाँ पर आप ध्यान से ज़रा इनको देखेंगे स्टेप वाइज। तो जो हमारा फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है वो हमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि रेंज G5। भाई हम यहाँ रेंज जो ऑब्जेक्ट है जैसे हमने देखा था कि ये सेल को इंडिकेट कर रहा है, ये रेंज को इंडिकेट कर रहा है जो हमारे सिलेक्टेड सेल्स हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई G5 जो हमारा सेल है उसको हम सेलेक्ट करें। ये हमने कमांड दिया फर्स्ट इसका स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट में हमने बोला कि एक्टिव सेल मीन्स जो एक्सेल में हमारे पास इस समय सेल एक्टिवेटेड है। तो जैसे हमने वो G5 करा है यहाँ पे तो हमने बोला उसका फॉर्मूला R1C1 मतलब उसमें जो फॉर्मूला है एक तरह से जो वैल्यू है वहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारी वहाँ पे तो उस सेल में ये वैल्यू स्टोर करा दी जाए। तो वहाँ पे हमने रेडियस स्टोर कराया था स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये स्ट्रिंग में दिखा रहा है। फिर देन इसी तरह से हमने फिर रेंज H5 भाई हमने नेक्स्ट सेल में जो हेडिंग डाला था एरिया उसके लिए हमने यहाँ पे ये दो कमांड जो दो स्टेटमेंट्स हैं लिखी हैं। फिर इसी तरह से हमने तीसरे हेडिंग के लिए जो सर्कमफ्रेंस का किया था उसमें हमने रेंज I5 कि भाई हमने वहाँ पे I5 सेल जो है उसको सेलेक्ट कराया और उस एक्टिवेटेड सेल को, क्योंकि अब वो सेलेक्ट सेल हो चुकी है तो वो एक्टिवेट सेल वो है तो हमारा एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1। तो हम बता रहे हैं कि उस जो एक्टिव सेल है उसका जो हमारा वैल्यू है वो हमारे पास ये रहेगा। देन इसी तरह से रेंज 6 अब हमने सेलेक्ट किया है और उस रेंज 6 में मतलब अब हम जो हमारा रेडियस वाला कॉलम था उसमें हमने रेडियस जो लिखा था हेडिंग उसके नीचे वाला सेल सेलेक्ट किया हमने G6। ये हमने पहले G5 में हमने ये रेडियस हेडिंग लिखा था तो G6 हमने लिखा और वहाँ पर हमने उसको एक्टिव सेलेक्ट किया तो वो एक्टिव सेल बन गया और उसमें वैल्यू सेट करा दिया 10। और इसी तरह से अब हमने नेक्स्ट सेल में जो हमारा रेंज H6 है उसको सेलेक्ट करके उसमें फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो उसका सेल का वैल्यू है वो इस तरह से फॉर्मूलाज का दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमने फॉर्मूला में जो लिखा था 3.14 वो बिल्कुल सही आ गया और यहाँ RC-1 लिखा है। तो मीन्स यहाँ पे ये हमारे पास रिलेटिव हमने सेल एड्रेसेस से हमारे वो तो अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा जा रहा है उससे -1 भाई एक साइड लेफ्ट साइड जो हमारे पास कॉलम है वहाँ पर इसका वैल्यू मिलेगा और मल्टीप्लाई फिर से वही कि भाई जो लेफ्ट साइड कॉलम है उसको हम वहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा उसके साथ। और इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गया वो हमारा एक्टिव सेल में जो वैल्यू जाएगा जो हमारा H6 है। ठीक इसी तरह से हमने जो सर्कमफ्रेंस वाला था उसमें अब जाके उसको सिलेक्ट करना है तो I6 हमने यहाँ लिखा और सर्कमफ्रेंस के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। और यहाँ पे देखो RC-2 हो रहा है तो RC-2 मतलब कि भाई अब वो उसके हमारे पास जो लेफ्ट साइड वहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम छोड़ के वैल्यू मिलेगा। ठीक इस तरह से अब हमने क्या किया कि उसको नेक्स्ट हम उसका बैकग्राउंड जो कलर येलो करना चाहते थे उसके लिए यहाँ पे रेंज हमने वो सिलेक्ट किया था तो G5 to I6 हो गया तो सिलेक्ट हमने किया था। और यहाँ पर अब नेक्स्ट इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि भाई विद सिलेक्शन डॉट इंटीरियर
अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं कि जो हमने सिलेक्शन किया है, जो हमने सेल्स को सेलेक्ट किया है, जो रेंज को सेलेक्ट किया है, उसमें हम उनकी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? इंटीरियर की, मींस जो सेल के अंदर हमारे पास है। तो वहाँ पे हमने बोला पैटर्न, तो ये पैटर्न हमारा एक्सेल सॉलिड है, मींस सॉलिड कलर होगा। और पैटर्न कलर इंडेक्स, ये हमारे पास एक्सेल ऑटोमेटिक कलर का इंडेक्स, जैसे कलर वैल्यू हम देंगे उनके लिए रेफरेंस पॉइंट। फिर देन कलर, यहाँ पे हम भाई उसका कलर करना चाहते हैं, तो ये हमने कलर जो है वहाँ पे वो कलर का कोड, यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेल में ये कलर्स हैं ये इंटीजर वैल्यूज में दिखाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे ये दिखाया तो इस तरह से आ गया। देन ये टिंट एंड शेड, शेडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे तो ये 0 वैल्यू और इसका वैल्यू 0 है। तो अब हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि भाई कोडिंग में इसमें जो हम चेंजेस करते हैं वो मैक्रो में कैसे झलकते हैं। तो हम यहाँ पे ये सरकमफ्रेंस की जगह हम यहाँ पे अब इसका वैल्यू लिख रहे हैं, पेरीमीटर कर देते हैं इसको। तो हमने ये कर दिया पेरीमीटर कि भाई अब वो सरकमफ्रेंस की जगह पेरीमीटर लिख के दिखाए। और हमारे पास जो कलर हमने चेंज किया था, कलर ये येलो कलर हमारे पास था, तो हम चाहते हैं इस कलर की जगह कोई और कलर आ जाए। तो हमने यहाँ पर जैसे ये इंटीजर वैल्यू कलर के लिए दिया, तो यहाँ पर हमारे पास ये कलर जो है हमने चेंज कर दिया। और अब हम इस मैक्रो को हमें रन करके देखना है, तो हम इस मैक्रो को रन करेंगे और देखेंगे कि भाई ये हमारे पास किस तरह की आउटपुट देता है। तो हमने एक्सेल का शीट 2 यहाँ पे इसमें पहले ही हमने ओपन करके देखा था, अब शीट 3 में इस बार कर रहे हैं। तो शीट 3 हमने ओपन किया और कंट्रोल R हमने प्रेस किया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास वो सेल्स जो है हमारे पास वो उनका कलर चेंज होके आ गया है। और ये वैल्यूज़ जो यहाँ पे सरकमफ्रेंस लिखा था वहाँ पे पेरीमीटर लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर थोड़ा डार्क लग रहा है, तो हम इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको मैक्रो को फिर से एडिट कर रहा हूँ थोड़ा कलर चेंज करने के लिए। तो मैं व्यू मैक्रो में गया, यहाँ एडिट पे सिलेक्ट करके उस मैक्रो को, और यहाँ पर जो कलर का वैल्यू है इस कलर के वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये 3 3 3 और 3 ले लिया इस बार। तो यहाँ पे इसको फिर से अब यहाँ पे हम इसको मैक्रो को चला के देखते हैं। तो भाई हम एक जिस शीट में हम इसको चलाना चाहते हैं उस शीट में गए और कंट्रोल R प्रेस किया। तो अब आप देख सकते हो कि भाई अब उसका कलर थोड़ा लाइट हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह से हम एक्सेल में बनाए गए मैक्रोज की कोडिंग देख सकते हैं और उसको चेंजेस कर सकते हैं उसमें, और अपने हिसाब से उसमें जो कुछ हमें कुछ नया ऐड करना है या हमें जो पहले से लिखा गया है कोडिंग हमारा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैक्रोज है इस मैक्रो को किसी कमांड बटन के साथ कैसे अटैच किया जाता है ताकि उस कमांड बटन पे क्लिक करके ये मैक्रो को चलाया जा सके। तो धन्यवाद।